बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने ये जाना कि किस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थापना की गई है, सामाजिक न्याय की स्थापना की गई है, धर्मनिरपेक्षता की स्थापना की गई है, इसके पीछे के नैतिक मूल्य क्या थे और क्या उन मूल्यों की उपलब्धियां रही। आज हम पढ़ेंगे संविधान के राजनीतिक दर्शन की उपलब्धि और उसके आलोचना के बारे में। आज अपन कुछ और उपलब्धियां लेंगे भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन की, और साथ ही अपन जानेंगे कि भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन की क्या क्या आलोचनाएं होती हैं और इन आलोचनाओं का क्या क्या जवाब अपन दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं एक और उपलब्धि जो है सार्वभौम मताधिकार की। सार्वभौमिक मताधिकार यानी कि हमारे भारतीय संविधान ने, मूल संविधान में ये प्रावधान किया गया था कि 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रत्येक भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार होगा। प्रत्येक भारतीय नागरिक मतलब प्रत्येक भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी क्षेत्र या फिर किसी भी तरह के राज्य में निवास कर रहा हो, उसको वोट देने का अधिकार होगा। बाद में ये आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आप सभी इस बात को तो जानते ही हैं। तो जब सार्वभौम मताधिकार की अगर हम बात करते हैं तो सुनने में बड़ी आसान सी बात लगती है कि हाँ ठीक है, सबको वोट देने का अधिकार दे दिया, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। इसमें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हमारा संविधान जब बना था 1950 में जब लागू हुआ था, उस वक्त की बात नहीं है। बहुत पहले से ही जब जब हमने आज़ादी की मांग की, जब जब हमने स्वशासन की मांग की, तब तब हम इस मूल्य पर अडिग थे कि हमारे संविधान के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट थी, उसके अंतर्गत भी ये प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक 24 वर्ष के वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि पश्चिम के बहुत सारे देशों ने बहुत लंबे वक्त तक महिलाओं को और कुछ वंचित समूहों को मताधिकार नहीं दिया था। मतलब कि बहुत सारा जनसंख्या का ऐसा प्रतिशत था, बहुत बड़ा प्रतिशत था, जिसको पश्चिमी देशों ने, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें बहुत पहले से जम चुकी थी, जहां बहुत पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी, वहां भी सार्वभौम मताधिकार तक पहुंचने में उन्हें काफी वक्त लग गया। वहीं हमारे भारतीय संविधान ने संविधान बनने के समय से ही सभी को मताधिकार दिया। इसमें और ज़्यादा जो अपन कहें कि चुनौतीपूर्ण बात क्या थी, उस वक्त चुनौतीपूर्ण बात ये थी कि हमारा सामुदायिक तबका, जिसकी अपन बात करें हमारा समाज, वहाँ जाति पाति ऊंच नीच बहुत ज़्यादा थी। और हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि अगर हम जो उपेक्षित जातियाँ हैं, जो वंचित जातियाँ हैं, उनको मताधिकार देंगे तो बहुत सारी उच्च जातियाँ जो कि हमेशा अपन कहें कि वर्चस्व में रही, दबंगाई में रही, उनको दिक्कतें होंगी। लेकिन उन दिक्कतों को नज़रअंदाज करते हुए हमारे भारतीय संविधान निर्माता इस मूल्य पर अडिग रहे कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो अब है ना बड़ी उपलब्धि सार्वभौम मताधिकार देने की। निसंदेह ये हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे संविधान ने निर्माण के समय से ही प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया है। देखते हैं अपन, सार्वभौम मताधिकार है, इसके बीज हैं वो राष्ट्रवाद का, भारतीय राष्ट्रवाद का ये बीज विचार है। यानी कि भारतीय राष्ट्रवादी विचारों के अंतर्गत ही ये बात निकल कर आई है कि सार्वभौम मताधिकार की व्यवस्था होनी चाहिए। 1895 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल आया था, उसके अंतर्गत भी हमने सार्वभौम मताधिकार की बात की थी। 1928 में जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट थी, उसके अंदर भी ये बात की गई थी कि 24 वर्ष के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार होगा। फिर अपन बात करते हैं परंपरागत ऊंच नीच का व्यवहार, जैसे कि हमने अभी अभी बात की थी, पिछले वीडियो में भी अपन ने इस बारे में बहुत बार चर्चा की है कि हमारा जो उस वक्त भारतीय समुदाय था, उसमें ऊंच नीच का व्यवहार बहुत ज़्यादा किया जाता था। तो वहाँ भी सार्वभौम मताधिकार की बात करना एक चुनौतीपूर्ण बात थी, और मताधिकार प्रदान कर देना निसंदेह हमारे भारतीय संविधान की एक बहुत
बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। पश्चिम के देशों में महिलाओं कामगार तबकों को काफ़ी देरी से मताधिकार दिया गया। तो इस बात से हम हमारे इस उपलब्धि का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली इतने समय पहले भी आ गई थी, वहां पर भी सार्वभौम मताधिकार का जो ये मूल्य है, इसको प्राप्त करने में कितना लंबा वक्त लग गया। देखते हैं अपन अब अगला जो अपनी उपलब्धि है वो है संघवाद। संघवाद की अगर अपन बात करें तो संघवाद क्या है? संघवाद जैसे कि अमेरिका की बात करें, यानी कि संघीय जो व्यवस्था है वो केंद्र सरकार, अलग अलग राज्य, सभी राज्यों को समान अधिकार, सभी राज्यों को शक्तियां, सभी राज्यों को अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण अधिकार और महत्वपूर्ण शक्तियां। जो अमेरिका का संघवाद है वो है समतोल संघवाद। सभी राज्यों को समान शक्तियां हैं और सभी राज्यों की शक्तियों का बंटवारा संविधान में किया गया है। लेकिन हमारा जो भारतीय संघवाद है वो असमतोल संघवाद है। यहाँ दो अनुच्छेदों की बात करेंगे अपन, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ के नागरिकों का एक अलग से नागरिकता भी प्राप्त होती थी। यहाँ पर जम्मू कश्मीर का एक राष्ट्र ध्वज भी था और सर्वोच्च न्यायालय के बहुत सारे जो निर्णय हैं वो इन पर लागू नहीं होते थे। केंद्र सरकार भी बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ कानून नहीं बना सकती थी। ये विशेष राज्य का प्रावधान जम्मू कश्मीर का 370 के अंतर्गत किया गया था और वैसे ही पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए थे अनुच्छेद 371 के अंतर्गत। तो इन दोनों अनुच्छेदों को स्थान देकर हमारे भारतीय संविधान में असमतोल संघवाद की धारणा को अपनाया गया। ये वाला अनुच्छेद आप सभी जानते हैं कि अब समाप्त हो गया है। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अब बांट दिया गया है। लेकिन क्योंकि हम बात संविधान की कर रहे हैं तो संविधान के अंदर इस बात का प्रावधान किया गया था कि सभी राज्यों को बराबर शक्तियां ना देकर कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान दिया गया था यहाँ पर, जो कि कह सकते हैं अपन उसको असमतोल संघवाद। संविधान का झुकाव केंद्र सरकार की मजबूती की तरफ था, तो वहीं संघ की विभिन्न इकाइयों की कानूनी हैसियत और विशेषाधिकारों में भी हमने महत्वपूर्ण अंतर किया। कि जहां अपन अगर अमेरिका की बात करें तो वहां का संघवाद है, वहां केंद्र सरकार के पास इतनी ज़्यादा शक्तियां नहीं है जितनी कि हमारे भारतीय केंद्र है वो मजबूत है। तो यहाँ इनका झुकाव जहाँ केंद्र को शक्तियाँ देने का था, वहीं भिन्न भिन्न राज्यों को विशेषाधिकार देना भी था। उन राज्यों की परिस्थितियों के अनुसार, उस समय की वक्त की मांग के अनुसार हमारे संविधान ने कुछ राज्यों को विशेषाधिकार प्रदान कर दिए थे। भारत एक बहुभाषिक संघ है और एक बड़े भाषाई समूह की राजनीतिक मान्यता है और इन्हें परस्पर बराबरी का दर्जा प्राप्त है। आप सभी जानते हैं हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारी भाषाएं हैं, उनको भी शामिल किया गया है। तो इस तरह से बहुभाषिक संघ होते हुए प्रत्येक भाषाई समूह को बराबरी का दर्जा देना और इसके लिए कुछ विशेषाधिकार दे देना, ये हमारे संघवाद की विशेषता रही है। अब करते हैं बात अपन राष्ट्रीय पहचान की। तो राष्ट्रीय पहचान यानी कि हम सब भारत के नागरिक हैं, एक भारतीय नागरिक, ये हमारी राष्ट्रीय पहचान। लेकिन हमारी राष्ट्रीय पहचान है वो हमारी धार्मिक पहचान, हमारी जातिगत पहचान, हमारी सांस्कृतिक पहचान, इन पहचानों का विरोध नहीं करती है। देखते हैं हमारी एक राष्ट्रीय पहचान भाषा या धर्म के आधार पर बनी अलग अलग पहचानों में कोई विरोध नहीं करती है। हमारी राष्ट्रीय पहचान को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि हम अपनी धार्मिक पहचान बना के रखते हैं, हम हमारी जातीय पहचान बना के रखते हैं, हम हमारी भाषाई पहचान बना के रखते हैं। लेकिन इन सब पहचानों के ऊपर हमारी राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्राप्त है। देखते हैं अपन फिर भी विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्राप्त है, यानी कि हम किस धर्म से हैं, अच्छी बात है, हम धार्मिक पहचान रखते हैं, हम अपनी जाति का जातीय पहचान रखते हैं, हम अपनी भाषा बोलते हैं, भाषाई पहचान रखते हैं। लेकिन इन सब से जो सर्वोपरि है, जो उच्च है, वो हमारी राष्ट्रीय पहचान है। निसंदेह वो हमारी इन पहचानों में कोई विरोध नहीं करती है, उनमें कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करती है। लेकिन विशेष परिस्थितियां पैदा होने पर राष्ट्रीय पहचान है वो उच्च है।
पृथक निर्वाचन मंडल की बात को नकारने का यही कारण था कि राष्ट्रीय जीवन की सहजता में बाधा ना पहुंचे। अपन ने बात की थी कि ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की बात की, इसकी बजाय हमारे भारतीय संविधान ने आरक्षण का एक प्रावधान कर दिया। तो पृथक निर्वाचन मंडल की बात हमने क्यों नकारी? ताकि जो हमारी राष्ट्रीय पहचान है, हमारी जो राष्ट्रीय एकता है, उसमें उसकी सहजता में कोई बाधा ना पहुंचे। अब अपन देखते हैं भारतीय संविधान की प्रक्रियागत उपलब्धियां क्या रही। प्रक्रियागत उपलब्धि में पहली उपलब्धि ये रही कि भारतीय संविधान का विश्वास है वो राजनीतिक विचार विमर्श में है। जब हमारा संविधान बन रहा था तब भी बहुत अधिक वाद विवाद और विचार विमर्श हुए थे, लंबी बहस हुई थी, लंबी वार्ताएं हुई थी, और हमारा भारतीय संविधान उसी मूल्य को लेकर चलता है कि वार्ताएं होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, विचार विमर्श होने चाहिए, और कोई भी उलझाव है, कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, उसका समाधान लंबे विचार विमर्श, वार्ताओं, पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्क के द्वारा निकलना चाहिए। देखते हैं अपन, संविधान निर्माताओं का नजरिया यथासंभव सबको संविधान सभा में प्रतिनिधित्व देने का था। ये बात सही है कि संविधान सभा है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा नहीं चुनी गई थी, निसंदेह वहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुए थे, राज्य की विधान सभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य मौजूद थे। और जब अपन उनकी बहस के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, तो ये बात स्पष्ट होती है कि वहां प्रत्येक वर्ग के हितों का ख्याल रखा गया था। तो हमारे संविधान निर्माताओं का क्या उद्देश्य था कि यथासंभव सबको संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया जाए। भारतीय जनता परिणामों को अपने स्वार्थों की तुला पर नहीं बल्कि तर्क बुद्धि की तुला पर तोल कर परखने के लिए तैयार है। आज जो परिणाम हैं, जो भी हमारे संविधान के परिणाम निकले हैं, इन मूल्यों के परिणाम निकले हैं, उन परिणामों को हमारी भारतीय जनता अपने स्वार्थों की तुला पर नहीं तोलती, तो किस पर तोलती है? तर्क बुद्धि से परीक्षण करती है। संविधान निर्माता असहमति और विभेद को एक सकारात्मक मूल्य के रूप में देखते थे। हमारे संविधान निर्माताओं का ये मानना था कि लोकतंत्र के अंतर्गत असहमतियां होती रहनी चाहिए। असहमतियां होंगी, किसी भी बात का पक्ष और विपक्ष दोनों सामने होंगे, दोनों निकलकर सामने आएंगे, और दोनों के वाद विवाद और परिचर्चाओं में से एक ज़्यादा अच्छी बात निकलकर बाहर आएगी। दूसरा क्या था? दूसरा था सुलह और समझौते का जज्बा। जो हमारी दूसरी प्रक्रियागत उपलब्धि है वो है सुलह और समझौते के जज्बे की, कि हम कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, वो सुलह और समझौते के द्वारा सुलझाना चाहते हैं। ये हमारा संवैधानिक मूल्य था कि कोई बात हो जाए, हम सीधे युद्ध के मैदान में खड़े हो जाएं, इससे पहले हम समझौता करने की कोशिश करें, हम सुलह करने की कोशिश करें। और सुलह और समझौता हमेशा नकारात्मक नहीं होता। अगर हम अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर डटकर कोई समझौता करते हैं, हम कोई अपनी एक मूल्यगत चीज छोड़कर ज्यादा मूल्यवान, ज्यादा कीमती वस्तु प्राप्त करते हैं, तो वो समझौता कहें कि सकारात्मक समझौता या फिर सम्माननीय समझौता होता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं का जज्बा ये था कि जहां तक हो सके हर एक परेशानी, समस्या समाधान सुलह और समझौते के द्वारा होना चाहिए। सुलह और समझौता हमेशा नकार के भाव से नहीं देखे जाता। संविधान सभा इस बात पर अडिग थी कि किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत के बजाय सर्वानुमति से लिया जाए, कि बहुमत अपनी जगह है, फैसला किससे होना चाहिए? सर्वानुमति से। बहुमत का मतलब अपन ने चुनावों वाले जो चैप्टर था उसमें भी जाना था कि ज़्यादा वोट जिस बात को मिल गए वो बहुमत हो गया। लेकिन हमारी संविधान सभा इस बात पर अडिग थी कि बहुमत के स्थान पर हमें वरीयता देनी है सर्वानुमति की, कि आपस में सुलह के द्वारा, समझौते के द्वारा, बातचीत के द्वारा सबकी अगर उस पर अनुमति मिल जाए, सबकी उस पर समझ बैठ जाए, तो वो कार्य अच्छा है। और यह जो दृढ़ता थी इनकी, ये वाकई में प्रशंसनीय थी हमारी
हमारी संविधान सभा की कि सुलह और समझौते के द्वारा वो समस्या का समाधान निकालना चाह रहे थे। अब अपन देखते हैं हमारे भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन की आलोचनाएं कि क्या क्या आलोचनाएं हमारे भारतीय राजनीतिक दर्शन की जाती हैं। देखिए, पहली आलोचना तो ये है कि ये संविधान अस्त व्यस्त है। कहा जाता है कि इतना बड़ा संविधान है, इसमें इतने सारे कानून हैं, इतने सारे अनुच्छेद हैं, इतनी सारी बातें हैं कि ये अस्त व्यस्त सा बिखरा बिखरा नजर आता है। दूसरा ये है कि इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी, यानी कि ये कहा जाता है कि जो चुनाव हुए थे वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं हुए थे, इसलिए इसमें सभी समूह हैं और सभी वर्ग हैं, उनकी नुमाइंदगी नहीं हुई, सबकी बातें नहीं सुनी गई, सबकी बातों का, हितों का ख्याल नहीं रखा गया और ये संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। ये तो 3 आलोचनाएं हैं, देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले अपन इस बारे में देखते हैं कि ये संविधान अस्त व्यस्त है। तो अस्त व्यस्त का मतलब अस्त व्यस्त है, ढीला ढाला है, इसमें जो अनुच्छेद शामिल किए गए हैं, जो बातें शामिल की गई हैं, जो कानून शामिल किए गए हैं, वो एक दूसरे से कोई विशेष ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखते हैं, आपस में कसा हुआ नहीं है। तो इसके बारे में अपन अब जवाब देते हैं कि ऐसे तो फिर अमेरिका का संविधान है, वो भी एक कसा हुआ दस्तावेज नहीं है कि उसमें भी बहुत सारे ऐसी बातें और कानून शामिल हैं। दूसरा, भारतीय संविधान है वो वक्तव्यों, ब्यौरों और कायदों का एक दस्तावेज है, मतलब कि हमारे संविधान में वक्तव्य भी शामिल किए गए हैं, ब्यौरे भी शामिल किए गए हैं, कायदे भी शामिल किए गए हैं। तो जब इतनी सारी बातें शामिल होती हैं तो आवश्यक नहीं है कि उस दस्तावेज में एक कसावट हो, लेकिन अगर वो अपने मूल्यों पर खरा उतरता है तो फिर उसको ढीला ढाला कहना कोई उसकी सार्थक आलोचना नहीं है। चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग आदि के बारे में भी हमारा संविधान प्रावधान करता है, जबकि अन्य देशों में, अन्य बड़े देश हैं, उनके संविधानों में इन सारी व्यवस्थाओं की, इन सारे संस्थानों को कोई जगह नहीं दी गई है। मतलब कि हमारा भारतीय संविधान है, उसने लगभग हर चीज़ को छुआ है, हर एक बात को, चाहे वो व्यक्ति के जीवन से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, राज्य की कार्य प्रणाली से संबंधित हो, कोशिश की गई है कि हर एक बात को मद्देनजर रखते हुए, हर एक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर कोई कानून या फिर उससे संबंधित प्रावधान संविधान में शामिल किए जाएं। इसीलिए तो अपन ने बात की कि इसमें वक्तव्य भी हैं, ब्यौरे भी हैं और अब तो इतने सारे संशोधन भी हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, फिर अपन इसको ढीला ढाला या अस्त व्यस्त कह रहे हैं। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन फिर भी अगर ये लोकतांत्रिक मूल्य हमें प्रदान कर रहा है, फिर भी ये प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा कर रहा है, फिर भी ये एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली हमें दे रहा है, फिर भी ये एक सुदृढ़ जन कल्याण वाली एक मजबूत सरकार और उसकी कार्य प्रणाली हमें दे रहा है, तो फिर उसको अस्त व्यस्त ढीला ढाला कहकर उसकी आलोचना करना कोई सार्थकता नहीं है। कोई कहें कि अपन एक ऐसी तर्कपूर्ण या तथ्यपूर्ण आलोचना ये नहीं है। दूसरी आलोचना क्या थी कि इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हुई। तो इस बात को 2 दृष्टियों से परखा गया है कि नुमाइंदगी 2 तरीके से होती है, एक तो सबकी आवाज़ सुनना और एक सबकी राय जानना। तो इन दोनों ही बातों के हिसाब से, इन दोनों ही बातों के मद्देनजर अपन विश्लेषण करते हुए, सोचते समझते हुए, तर्क तथ्य को देखते हुए इस चीज़ को जानेंगे, इस आलोचना को समझेंगे कि ये आलोचना सही है या ये आलोचना गलत है। देखते हैं कि इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी है। पहली नुमाइंदगी होती है आवाज़ के आधार पर। तो अगर हम आवाज़ के आधार पर नुमाइंदगी माने तो मतलब मेरी बात मैं कहूँ, मेरी जुबान से कहूँ, यानी कि मेरी आवाज़ को सुना गया। तो इस मामले में निसंदेह है हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी हुई है, क्योंकि जनता ने स्वयं अपनी बात नहीं कही। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इसमें प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ नहीं पहुंची, जनता की आवाज़ नहीं पहुंची, क्योंकि आवाज़ का मतलब है लोगों की खुद की जुबान, ना कि उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की जुबान। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि हाँ, गैर नुमाइंदगी हुई है हमारे संविधान में। लेकिन अगर राय की अपन बात करें तो राय में संविधान सभा में हर किस्म की राय रखी गई थी। तो राय की अगर बात करें तो सबकी नुमाइंदगी हुई है, क्योंकि समाज के
विभिन्न तबकों के सरोकारों और हितों पर आधारित मसले हैं वो संविधान सभा में रखे गए। हर एक वर्ग का, हर एक समुदाय का, हर एक व्यक्ति का, ग्रामीण व्यक्ति है, शहरी व्यक्ति है, हर एक बात का ध्यान इसमें रखा गया। मतलब कि एक आम आदमी क्या महत्वाकांक्षा रखता है अपने संविधान से, उस हर एक बात को यहाँ सोचा समझा गया, हर एक बात पर यहाँ विचार विमर्श किया गया। तो इस दृष्टि से हर एक व्यक्ति की, हर एक समुदाय की राय की नुमाइंदगी हमारी संविधान सभा में हुई। तो इसलिए कि हमारी संविधान सभा में सबकी नुमाइंदगी नहीं हुई, ये आलोचना भी गलत है, क्योंकि आवाज़ भले ही सबकी वहाँ तक ना पहुँची हो, लेकिन सबकी महत्वाकांक्षाएं, सबकी आशाएं, सबकी उम्मीदें, सबकी इच्छाएं हमारी संविधान सभा तक पहुँची भी, और उनके अनुरूप हमारी संविधान सभा ने कार्य करते हुए हमारे संविधान में सबकी इच्छाओं का, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का प्रावधान भी रखा। अगली जो आलोचना है वो क्या है कि ये संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। क्या है इस आधार पर आलोचना कि ये भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि ये पश्चिम की नकल है। पश्चिम के संविधान थे, उनको हमने देख लिया और बस कॉपी पेस्ट कर दिया, इसमें हमने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार सोचा ही नहीं। ये आलोचना में कहा जाता है। देखते हैं क्या कहा जाता है आलोचना में, कि इसका हर अनुच्छेद पश्चिमी संविधानों की नकल है और भारतीय जनता के सांस्कृतिक भावबोध से इसका कोई मेल नहीं बैठता है। भारतीय संविधान अत्यंत भ्रामक है, क्योंकि इस संविधान की सांस्कृतिक और मूल्यपरक गतिविधि भारत की असली जनता और उसके आचार विचार के अनुकूल नहीं है। ये तो हो गई आलोचना। अब इस आलोचना का जवाब क्या है कि ये आलोचना कितनी सच है। भारतीयों ने अपनी परंपरा की बुराइयों के विरोध के लिए आधुनिक तरीका अपनाया। हमेशा से ही भारत के समाज में भी कुछ ऐसी बुराइयां थी, परंपरागत बुराइयां थी, तो उनके भी तरीकों का हमने, विरोध के तरीकों का हमने एक कहें कि अपन पश्चिमी तरीका अपने अपनाया था कि किस तरह से इनका विरोध किया जाए। तो इसके लिए राजा राम मोहन राय ने इस प्रवृत्ति की शुरुआत की थी और आज भी ये प्रवृत्ति दलितों द्वारा जारी है। सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने ये तरीका निकाला था कि आधुनिक तरीके से परंपरागत जो बुराइयां हैं उनका विरोध करना, यानी कि हमने पहले से ही पश्चिमी तरीके अपना लिए थे, तो अगर कोई पश्चिमी तरीका बेहतर है, अगर वो बुराइयों का विरोध कर रहा है, अगर वो बुराइयों को निपटा रहा है, तो फिर उसको अपनाने में क्या बुराई है। पश्चिमी आधुनिकता का स्थानीय सांस्कृतिक व्यवस्था से टकराव हुआ तो एक किस्म की संकर संस्कृति उत्पन्न हुई, यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति, जब इन दोनों का टकराव हुआ तो एक संकर संस्कृति उत्पन्न हुई और इस संकर संस्कृति ने ऐसी परिघटनाओं को जन्म दिया जो कि अनुकूलता लेती गई हमारी भारतीय परिस्थितियों के अनुसार। देखते हैं अपन पश्चिमी आधुनिकता और देसी सांस्कृतिक व्यवस्था के उत्पन्न इस बहुमुखी परिघटना में वैकल्पिक आधुनिकता का चरित्र है। वैकल्पिक आधुनिकता आई है। जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो हमारे मन में परंपरागत भारतीय और पश्चिमी मूल्यों के स्वस्थ मेल का भाव था, यानी कि हमारे परंपरागत मूल्यों को भी हमने ध्यान रखा और जो पश्चिमी परंपरा की अच्छी बातें थी, उनके जो अच्छे संस्कार थे, अच्छे रीति रिवाज थे, उन अच्छे मूल्यों को भी हमने अपनाया और इन दोनों का स्वस्थ मेल हमने हमारे संविधान के राजनीतिक दर्शन में किया। यह संविधान सचेत चयन और अनुकूलन का परिणाम है, न कि नकल का। मतलब कि हमने चयन किया लेकिन सचेत होकर, यूं ही अंधेरे में कॉपी पेस्ट नहीं मारा हमने पश्चिम से चीज़ें ली जरूर हैं, लेकिन सजगता के साथ, लेकिन जागरूकता के साथ, लेकिन सचेतता के साथ, सजग होकर कि ये हमारे भारतीय परिस्थिति के अनुकूल हैं, इसलिए हमने उनको अपनी अनुकूलता के अनुसार अपनाया है। फिर भी हमारे भारतीय संविधान की कुछ सीमाएं आज भी हैं जो कि मानी जाती हैं। एक बार देख लेते हैं अपन क्या क्या है वो सीमाएं। पहली सीमा तो ये है कि राष्ट्रीय एकता की जो धारणा है वो यहाँ बहुत केंद्रीकृत है। दूसरी जो आलोचना है वो ये है कि यहाँ जो लिंगगत न्याय है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, यानी कि जो महिला और पुरुष के बीच भेदभाव था हमारे समाज में, जब हमारा संविधान बन रहा था, निसंदेह जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव था जिस पर हमारे
हमारे संविधान ने ध्यान दिया, लेकिन उतना ही भेदभाव स्त्री और पुरुष के बीच में भी था। स्त्री है वो एक बहुत ही वंचित वर्ग, शोषित वर्ग और दोयम दर्जे के वर्ग में आती थी। उसके ऊपर कोई विशेष ध्यान हमारे संविधान ने नहीं दिया, उसके लिए कोई विशेष प्रावधान हमारे संविधान के प्रावधानों में नहीं किए गए। तीसरा था, एक गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने की बजाय उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों वाले खंड में डाल दिया। मतलब जो हमें मूल अधिकार दिए गए वो सारे के सारे राजनीतिक मूल अधिकार हैं, उनको सामाजिक और जो आर्थिक मूल अधिकार थे उनको बजाय तो उनको मूल अधिकारों की बजाय नीति निर्देशक तत्वों वाले खंड में डाल दिया, जो कि इतने ज़्यादा एक मजबूत कहीं कि अपन भाग नहीं है संविधान का, वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। वो भाग है वो केवल निर्देश देता है राज्यों को। तो ये भी एक संविधान की सीमा मानी जाती है कि राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक जो अधिकार थे उनको नीति निर्देशक तत्वों में डाला गया, ना कि उनको मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया। ये सीमाएं इतनी गंभीर नहीं हैं कि ये संविधान के दर्शन के लिए खतरा पैदा कर दें। ये वाली बात एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सीमाएं होने के बावजूद भी, और भी अगर हम कोई सीमाएं खोज पाएँ तो खोज सकते हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी सीमाएं हमारे संविधान की नहीं है कि वो हमारे राजनीतिक दर्शन को कोई खतरा उत्पन्न करें, हमारे संवैधानिक जो मूल्य हैं उनको कोई खतरा उत्पन्न करें। आज भी हमारा संविधान निरंतर कदम दर कदम प्रगति करता हुआ, विकास करता हुआ एक बहुत ही सुदृढ़ मजबूत लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हमें प्रदान कर रहा है। अभी जो अपन ने पढ़ा इसके ऊपर लेते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि ये आरोप कितना सच है कि भारतीय संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल न होकर केवल पश्चिमी संविधानों की नकल मात्र है। अभी अपन ने जाना अपन किस तरह से इस आलोचना की कहीं कि अपन जवाब दे सकते हैं कि ये आरोप कितना सच है कि ये केवल नकल मात्र है या फिर सजग और सचेत चयन हमने किया है। आपकी दृष्टि में यह आलोचना कितनी सत्य है कि भारतीय संविधान में सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी है। इस बारे में भी अपन ने बहुत विस्तार से जाना है, बहुत विस्तार से पढ़ा है कि किस तरह से भारतीय संविधान पर यह आलोचना की जाती है, आरोप लगाया जाता है कि सबकी नुमाइंदगी नहीं हुई है, और उसका अपन ने जवाब भी दिया कि निसंदेह सबकी आवाज़ भारतीय संविधान सभा में नहीं सुनी गई, लेकिन राय सबकी जानी गई, राय सबकी रखी गई, और राय के आधार पर भारतीय संविधान सभा में सबकी नुमाइंदगी हुई है। धन्यवाद।